थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज के सेशन में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे जो सुनने में बहुत ज़्यादा बेसिक लगते हैं, लेकिन बोलते समय जनरली इनमें हम गलतियां कर देते हैं ग्रामर की, क्योंकि इन सेंटेंसेस में ग्रामर जो है वो इंटरचेंजेबली यूज हो जाती है। तो जो इंटरचेंजेबली हम ग्रामर यूज कर रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ रहा है सेंटेंस पे, किस हद तक ग्रामर इंटरचेंजेबली यूज करी जा सकती है, कौन सा अप्रोप्रिएट है, कौन सा काम चला हुआ है और कौन सा बिल्कुल गलत है। तो वो चीज़ें समझेंगे। आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में एक बार शेयर कर देता हूँ। देखिए, कई बार हमको क्या होता है ना कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने होते हैं, राइट। तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करेंगे, छोटा सा स्टोरी टेलिंग टाइप करेंगे और उस स्टोरी में जो कंटिन्यूअसली सेंटेंसेस बोल रहे हैं सारे सेंटेंसेस का ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि जब तक मैं उनके काम का था उन्हें बहुत अच्छा लगता था। दो तीन तरीके से कहेंगे और समझेंगे पर्पस। एक बेसिक तरीके से आप इस चीज को कह दीजिए एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का तात्पर्य क्या होता है कि उस ड्यूरेशन तक, जब तक वो ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। सो एज लॉन्ग एज आई वॉज यूजफुल टू देम दे लाइक्ड मी अलॉट। ये छोटी छोटी ग्रामर पे थोड़ा ध्यान दे दिया करें, बस टू लगा रहे हैं यहाँ पर। सो एज लॉन्ग एज आई वॉज यूजफुल टू देम दे लाइक्ड मी अलॉट। एज लॉन्ग एज का मतलब क्या है कि आपने उस ड्यूरेशन की बात करी है। अब इसकी जगह पर एक ऑल्टरनेटिव है। आप अगर यहां पर ऐसे कह देते हैं अनटिल I was useful to them, they liked me a lot। दोनों में छोटा सा फर्क क्या है? देखिए, जब आपने until कहा, until का मतलब है उस एंड पॉइंट तक, और as long as का मतलब हुआ उस पूरे ड्यूरेशन पर। ड्यूरेशन पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। सो as long as I was useful to them, they liked me a lot, यानी उस दौरान तक। और until कह दिया उस एंड पॉइंट तक। जैसे मैं दो सेंटेंसेस बोलता हूं as long as और until के साथ, और ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि you don't need to worry as long as I am here। You don't need to worry as long as I am here। यहां पर मैंने कह दिया उस दौरान आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, जब जिस दौरान मैं यहां पर मौजूद हूं जब तक। सो you don't need to worry as long as I am here। लेकिन अगर मैं कह दूं you don't need to worry until I leave, तो until मैंने कहा उस एंड पॉइंट की बात कर दी, और as long as कह करके मैंने पूरी ड्यूरेशन की बात कर दी। तो यहां पर क्या है? सो as long as I was useful to them, they liked me a lot। यानी जिस दौरान वो मेरा इस्तेमाल कर रहे थे, उनके काम का था मैं, they liked me a lot। राइट, आई होप समझ में आ गया होगा अनटिल एंड एज लॉन्ग एज। और दोनों इंटरचेंजेबली यूज करे जा सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपके लिए एंड पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उस ड्यूरेशन पे ज्यादा जोर देना चाह रहे हैं, इसलिए ये इंटरचेंजेबली यूज हो जाती है। कई जगह नहीं हो पाती है, तो इनका पर्पस पता होना चाहिए। उसके बाद में अगला सेंटेंस है, जैसे ही मैंने पैसे मांग लिए मैं उन्हें बुरा लगने लगा। जैसे कि एज लॉन्ग एज आई वॉज यूजफुल टू देम दे लाइक मी अलॉट। और जैसे ही मैंने उनसे पैसे मांग लिए मैं उनको बुरा लगने लगा। अब जैसे ये हम जो कह रहे हैं जैसे ही, तात्पर्य क्या है इस जैसे का? कि जैसे ही यानी कि द मोमेंट, एक समय की आप बात कर रहे हैं, उस समय पर, उस समय पे एम्फेसाइज करने के लिए कितने ऑल्टरनेटिव्स हैं। आप पहले कह सकते हैं एज सून एज, जैसे ही मैंने पैसे मांगे। बेसिक चीज है। एज सून एज आई आस्क्ड फॉर द मनी दे स्टार्टेड फीलिंग बैड। एज सून एज आई आस्क्ड फॉर द मनी। देखिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं। फॉर पता है यहां पर क्यों कह रहे हैं? बिकॉज मांगना। देखिए, आस्क का मतलब है पूछना भी होता है, राइट। आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। लेकिन अगर मैं कुछ मांगूंगा, सो आई एम आस्किंग यू फॉर समथिंग। तो मैंने उनसे पूछा नहीं है, मांगा है। सो एज सून एज आई आस्क्ड फॉर मनी दे स्टार्टेड फीलिंग बैड। राइट, जैसे मैंने पैसे मांगे उन्हें बुरा लगने लगा। देखिए, मैं चार ऑल्टरनेटिव्स बताता हूं इसमें। एज सून एज, जब आप टाइम की बात कर रहे हैं, 4 के बजाय 20 भी यूज किए जा सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं आप जोर देके, आप इन चारों में से कुछ भी कह सकते हैं। द मोमेंट आई आस्क्ड फॉर द मनी, जैसे ही मैंने पैसे मांगे। द मोमेंट आई सॉ हिम आई बर्स्ट इनटू लाफ्टर, जैसे ही मैंने उसको देखा। द मोमेंट आई सॉ हिम आई बर्स्ट इनटू लाफ्टर, यानी मेरी हंसी छूट गई बिल्कुल। सो एज सून एज आई सॉ हिम आई बस्ट इनटू लाफ्टर। तो कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो अलग लहजे में, अलग सिचुएशंस में बोले जाते हैं, तो उसके हिसाब से ये अप्रोप्रिएट हमें ऑप्शन चूज करना होता है। सो द मोमेंट आई आस्क्ड फॉर द मनी दे स्टार्टेड फीलिंग बैड। आप कह सकते हैं वंस आई आस्क्ड फॉर द मनी, एक बार मैंने पैसे क्या मांग लिए। वंस से ही वो लहजा बदल गया सेंटेंस का। वंस आई आस्क्ड फॉर द मनी दे स्टार्टेड फीलिंग बैड, यानी कि as long as I was useful to them they liked me a lot, and the moment I asked for the money they started feeling bad। उनको बुरा लगने लगा। या फिर सिर्फ एज भी कह सकते हैं। देखिए, एज का मतलब क्या हो गया? जैसे ही। एज मतलब देखो, एक तो कह रहे हैं एज सून एज, तो आपने जैसे एज सून एज कहा तो आपने टाइम की बात कर दी। और एज जब आपने सिर्फ कहा एज आई आस्क्ड फॉर द मनी, जैसा कि मैंने पैसे मांगे, तो जैसा उसमें समय पर ना कह करके उस एक्शन के साइमल्टेनियसली होने की बात करी, यानी जैसे ही पैसे मांगे उसी दौरान दोनों काम साथ में हो रहे हैं। सो एज आई आस्क्ड फॉर द मनी दे स्टार्टेड फीलिंग बैड। जैसे एज के साथ मैं कहूं, जैसे मान के चलिए एक सेंटेंस कहें कि गिव मी अ कॉल एज यू रीच होम। गिव मी अ कॉल एज सून एज यू रीच होम। एज सून एज कहा यानी कि समय की बात कर दी, जैसे ही घर पहुंचो मुझे कॉल कर देना।
राइट, एंड गिव मी अ कॉल एज यू रीच होम, यानी कि जैसे ही घर पहुंचो उसी दौरान। साइमल्टेनियसली दो कामों की बात कर दी, सून हटा करके सिर्फ एज कहा, तो एक्शंस की बात हो रही है, समय की नहीं। आई होप समझ में आ गया होगा। सो एज ए आस्क्ड फॉर द मनी दे स्टार्टेड फीलिंग बैड, जैसे ही मैंने पैसे मांगे, एक्शन की बात कर दी यहाँ पे। और राइट आफ्टर आई आस्क्ड फॉर द मनी, यानी कि जैसे पैसे मांगे मैंने, जब मैंने पैसे मांगे उसके तुरंत बाद राइट लगा करके एम्फेसाइज कर दिया, राइट। सो राइट आफ्टर आई आस्क्ड फॉर द मनी दे स्टार्टेड फीलिंग बैड। तो ये सारे के सारे ऑल्टरनेटिव्स हमने यहाँ पर जो कहे हैं। अब यहाँ पर ये भी कह सकते हैं व्हेन आई आस्क्ड फॉर द मनी दे स्टार्टेड फीलिंग बैड। व्हेन कह दिया जब, व्हेन आई आस्क्ड फॉर द मनी दे स्टार्टेड फीलिंग बैड। देखिए मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, 45 हैं ये, बेसिक से लेके इंटरमीडिएट एडवांस कुछ भी कह लीजिए, 45 ग्रामर के रूल्स हैं, बस वही घूमते फिरते रहते हैं। कई बार दो मिक्स कर दे देते हैं हम, जैसे कई बार कुड के साथ हैव लगा देते हैं, कुड के साथ हैड लगा देते हैं, मतलब वही है ग्रामर जो है, हम एक दूसरे के साथ मिक्स करके बोलते रहते हैं। लेकिन ये 45 वर्ड्स का अगर आपको सही पर्पस पता है तो समझ लीजिए यू आर डन विद ग्रामर। आ गई पूरी ग्रामर आपको। उसके बाद रह जाता है इस ग्रामर को सेंटेंस में लगाना और कौन सा वर्ड कौन सी सिचुएशन में जनरली यूज होता है ये समझना। जैसे कि वो खुद को मेरा बहुत अच्छा दोस्त कहते थे, मेरी बहुत तारीफ भी करते थे। अब यहां पर देखिए दो चीजें हैं। जब हम पास्ट बता रहे हैं, एक हम बताते हैं जनरली किसी का पास्ट में किसी काम को करना, तो हम कह देते हैं आई यूज टू गो, आई यूज टू स्टडी, आई यूज टू डू दिस, यानी मैं कोई काम किया करता था। लेकिन अगर मैं किसी काम को फ्रीक्वेंटली किया करता था तो हम उसको एक पास्ट हैबिट की तरीके से ले लेते हैं। मैं दो सेंटेंसेस लिखता हूं, आपको और क्लियरली समझ में आएगा। वो खुद को मेरा बहुत अच्छा दोस्त कहते थे और मेरी बहुत तारीफ करते थे, और सच में। सो ही यूज टू कॉल हिमसेल्फ। देखो यूज टू, पता है हमने यहां पर जब कहा तो यूज टू का मतलब हो गया नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली, बहुत लगातार नहीं, लेकिन वेन एवर वी कनेक्टेड, वेन एवर वी स्पोक, जब भी हम बात करते थे, ही यूज टू कॉल हिमसेल्फ, खुद को कहते थे, ही यूज टू कॉल हिमसेल्फ माई वेरी गुड फ्रेंड एंड प्रेज मी अलॉट, यानी कि मेरी बहुत तारीफ भी किया करते थे, एडमायर मी अलॉट भी कह सकते हैं। सो ही यूज टू यानी कि किया करते थे। अब इस बात को मैं एक थोड़ा सा और फ्रीक्वेंसी के साथ कहता हूं, और फ्रीक्वेंटली करते थे। सो ही वुड ऑलवेज कॉल हिमसेल्फ, ही वुड जैसे मैंने कहा, यानी पास्ट हैबिट, यहां पर मैंने वुड लगा करके पास्ट हैबिट की बात करी है, और यूज टू लगा करके मैंने उस एक्शन को रिपीटेडली करने की बात करी है। बहुत बाल बराबर फर्क है, इंटरचेंजेबली इसीलिए यूज हो जाता है। लेकिन कई कई कंडीशंस में हमें यही डिफरेंस बताना होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि वुड में और यूज टू में फर्क क्या है। सो ही वुड ऑलवेज कॉल हिमसेल्फ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, यानी खुद को हमेशा कहा करते थे, उनकी आदत ही ऐसी थी, ही वुड ऑलवेज कॉल हिमसेल्फ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। थोड़ा मैंने माई वेरी गुड फ्रेंड करके और वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन करके दोनों तरीके से बदल दिया है। एंड एडमायर मी अलॉट, मुझे बहुत मेरी तारीफ भी किया करते थे। तो देखिए एक और लॉजिक लगाएगा, समझ में आ जाएगा। ऑलवेज मैंने वुड के साथ जोड़ दिया है, तो इससे मैसेज जा ही रहा है कि ऑलवेज यानी कि हमेशा ही, कंसिस्टेंटली, फ्रीक्वेंटली वो इस काम को किया करते थे। तो ही वुड ऑलवेज कॉल हिमसेल्फ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड एडमायर मी अलॉट, बहुत मेरी तारीफ भी किया करते थे। आई होप यूज टू और वुड में समझ में आ गया होगा डिफरेंस। देखिए लाइक बटन दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक्चुअल में ना, कि अगर आपको ग्रामर समझ में आ रही है, जैसे ये जो सेंटेंसेस मैं लिख रहा हूँ, वुड कहाँ पे लगता है, यूज टू कहाँ लगता है, अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो समझ लीजिए फिर आपको अब करना क्या है, अब आपको बोलने की आदत डालनी है। वर्ड हटा दीजिए अपनी डिक्शनरी से कि आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, यू ऑलरेडी नो इंग्लिश। आदत में डालने के लिए आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, जहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल टाइम में बातें करेंगे ना, चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। ग्रुप कॉल का ऑप्शन होता है जहां पर पूरा दिन डिबेट चलते रहते हैं, किसी टॉपिक पे डिस्कशन चलते रहते हैं। तो वहां पर जब आप दूसरे लोगों के कॉन्वर्सेशन सुनेंगे तो इस प्रकार के ऑल्टरनेटिव्स आपको सुनने को मिलेंगे, राइट। कोई देखिए जैसे कोई कह देगा द मोमेंट आई मेट हिम, once I met him, as I met him, as a yeah, right after I arrived home, I got a call। तो ये आपको पता चलेगा कि किस सिचुएशन में कौन कौन से वर्ड्स हैं और जो कि इंटरचेंजेबली यूज हो पा रहे हैं। तो सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारा गेम एटमॉस्फेयर का होता है, राइट। तो हमें ये पर्पस समझ में आ जाता है। तो वहां पे जब डिबेट चल रहा है, आप ग्रुप में पहले सुनना शुरू करेंगे, थोड़ा फेमिलियर हो जाएंगे उनके साथ, एक दो सेंटेंस बोलना शुरू करेंगे, दो के साथ तीसरा, तीन के चार, चार के पांच सेंटेंसेस होते चले जाएंगे धीरे धीरे। सो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। तो आप लाइव क्लासेस में आएंगे, वहां पूरा दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके बाद शाम को लाइव क्लासेस होती हैं
जो भी डिस्कशन के दौरान कंफ्यूजन रह जाते हैं, कोई इडियोमेटिकली सेंटेंस नहीं बोला जा रहा है या ग्रामर समझ नहीं आ रही है, तो वो चीज़ें आप लाइव सेशन में आके डिस्कस करते हैं। 15-20 दिन में ग्रामर समझ आ जाएगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। 300 स्ट्रक्चर्स होते हैं, बस वो मास्टर कर लीजिए, पूरी इंग्लिश आ जाएगी, फ्लुएंटली बोलना शुरू कर देंगे। और तो ये चीज़ें हैं, आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिस के लिए ग्रुप मिल जाएगा और लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं रोज़ाना, और बहुत ही मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं फीस के नाम पे, तो बिल्कुल बहुत कम है, इंडिया में ऑलमोस्ट सबसे सस्ता है। आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। देखिए मैं आपको जेनुअनली बता रहा हूँ, सिर्फ सीखते रहने से नहीं होगा। अक्सर होता क्या है, हम सीखते चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीप डाइव करने लगते हैं ग्रामर में। ग्रामर आपको ऑलरेडी आती है, यू जस्ट नीड टू डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग कंप्लीट सेंटेंसेस। सेंटेंसेस बोलते समय याद नहीं आ रहे हैं बिकॉज यू आर नॉट इनटू द हैबिट। आदत बनानी पड़ेगी। वो आदत कैसे बनेगी? जब आप बात करेंगे, अकेले आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से एक हिंदी सेंटेंस सोचेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे, कोई बताने वाला भी नहीं कि सही है या गलत है जो आपने सोचा है। तो ग्रुप का फायदा ये है कि जब आप ग्रुप में 4 लोगों से बोलेंगे वही सेंटेंस, तो कोई ना कोई टोक देगा या बता देगा या तारीफ कर देगा कि यार बहुत अच्छा बोला आपने, राइट। तो माहौल का गेम है, आ जाइए। लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। हाँ, और क्योंकि मैं उनको पिछले 1 साल से फ्री सर्विस दे रहा था, सो ही वुड ऑलवेज कॉल हिमसेल्फ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड एडमायर मी अलॉट। मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ भी करते थे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, मैं उनको पिछले 1 साल से फ्री सर्विस दे रहा था। आई ऑल्सो कंसिडर्ड हिम अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मैं भी उनको बहुत अच्छा दोस्त समझता था, क्योंकि मैं उनको पिछले 1 साल से फ्री सर्विस दे रहा था। देखिए छोटा सा मैंने यहाँ ऐड कर दिया एक चीज, दैट वॉज बिकॉज। कहा इतना सा भी जा सकता है, बिकॉज आई हैड बीन प्रोवाइडिंग देम फ्री सर्विस फॉर द पास्ट ईयर। दैट वॉज पता है मैंने क्यों लगाया? कि ये जो ऊपर मैंने बताया सब कुछ, ही वुड ऑलवेज कॉल हिमसेल्फ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही वुड एडमायर मी अलॉट, बहुत तारीफ वगैरह किया करते थे मेरी। क्यों? दैट वॉज, ये सब कुछ था बिकॉज। दैट वॉज लगा के मैंने कह दिया, जो ऊपर कहा दैट वॉज बिकॉज आई हैड बीन प्रोवाइडिंग देम फ्री सर्विस फॉर द पास्ट ईयर। हैड बीन पता है क्यों कह रहे हैं? बेसिक सा ग्रामर है, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन का मतलब ये पहले से कुछ अब तक। हैव बीन है पहले से कुछ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 2 years। और अगर अभी मैंने हैव बीन कहा यानी अभी तक के पॉइंट पर, लेकिन अगर मैं ये कहूं पहले कुछ शुरू हुआ था और पहले ही खत्म हो गया, अब तक कंटिन्यू नहीं है, तो आई हैड बीन टीचिंग फॉर लास्ट 2 years। यानी कि मैं पहले की बात कर रहा हूँ, पहले तो शुरू हुआ था लेकिन पहले ही खत्म भी हो गया, तो हैड बीन। और अगर वो पहले शुरू होके अभी तक कंटिन्यूटी में है तो हैज बीन या हैव बीन। सो दैट वाज बिकॉज आई हैड बीन प्रोवाइडिंग देम फ्री सर्विस फॉर द पास्ट ईयर। यानी उनको मैं 1 साल से सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन अब प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। और अगर अभी भी कर रहा होता, आई हैव बीन प्रोवाइडिंग देम फ्री सर्विस, हैव कर देता यानी अप टू द करंट पॉइंट, अभी तक भी कर रहा हूं। और हैड बीन का मतलब पहले कुछ समय तक कर रहा था, लेकिन पहले से कर रहा था। तो हैव बीन और हैड बीन में बस इतना सा फर्क है। सो दैट वाज बिकॉज आई हैड बीन प्रोवाइडिंग देम फ्री सर्विस फॉर द पास्ट ईयर। पिछले 1 साल से फ्री सर्विस दे रहा था। अभी पैसे की थोड़ी तंगी है, तो मैंने उनसे भी सर्विस का चार्ज मांग लिया। बहुत सारे लोग पैसे देते हैं, तो अभी पैसे की थोड़ी तंगी है, इसलिए मैंने उनसे भी चार्ज मांग लिया। बट बिकॉज आई हैड बीन प्रोवाइडिंग देम फ्री सर्विस फॉर द पास्ट ईयर। पिछले 1 साल से फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, अभी पैसे, अब देखिए एक्सप्रेशन है, अभी पैसे की थोड़ी तंगी है, राइट। कम से कम भी तो 20 तरीके से कह सकते हैं। इस एक सेंटेंस में बहुत कुछ है हमारे पास में सीखने के लिए। जैसे कि दोनों ये जो 2 पोर्शंस है, अभी पैसे की तंगी है और मैंने उनसे भी चार्ज मांग लिया। यहाँ पर हम ऑल्सो टू एज वेल का इस्तेमाल समझ सकते हैं इसी सेंटेंस से। और पैसे की तंगी है, ये तो एक कॉमन एक्सप्रेशन है। पहले मैं एक छोटा सा सेंटेंस आपको बेसिक लिख करके बताता हूँ, फिर इसके ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं। जैसे कि नाउ, जैसे मैंने कहा एज, यानी अब मैं यहाँ पे समय की बात नहीं कर रहा हूँ, साइमल्टेनियसली कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ। जैसा कि एज आई एम फेसिंग अ लिटिल फाइनेंशियल क्रंच, ये अपने आप में बने बने फ्रेजेस होते हैं। सो आई एम फेसिंग अ लिटिल फाइनेंशियल क्रंच, आई आस्क देम टू पे फॉर द सर्विस एज वेल। यानी कि मैंने उनसे भी पैसे मांग लिए। तो बिल्कुल बेसिक सेंटेंस है, आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए अब बात आ रही है पैसे की तंगी वाली ना, आई एम फेसिंग अ लिटिल फाइनेंशियल क्रंच। अब इस चीज को कहने के लिए कुछ फ्रेजेस होते हैं, कुछ सेंटेंसेस होते हैं। आई एम गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम, आप कह सकते हैं एज आई एम गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम, सो आई आस्क देम टू पे फॉर द सर्विसेज एज वेल। मैंने उनसे भी पैसे मांग लिए। आप कह सकते हैं आई एम फेसिंग हार्ड टाइम, आई एम फेसिंग हार्ड टाइम भी कह सकते हैं। आई एम गोइंग थ्रू अ रफ पैच ऑफ टाइम भी कह सकते हैं। मान के चलिए पैसे की थोड़ी सी कंडीशन तंगी है, सो आई एम गोइंग थ्रू अ रफ पैच ऑफ टाइम। गोइंग थ्रू का मतलब पता है क्या है? गुजरना, यानी अनुभव कर रहा हूं। सो आई एम गोइंग थ्रू अ रफ पैच ऑफ टाइम, इस तरीके से आपने कह दिया। एक बना बनाया फ्रेज भी है, आप ऐसे भी कह सकते हैं माई फाइनेंसेस आर टाइट। माई फाइनेंसेस आर टाइट अपने आप में बना हुआ फ्रेज है कि मेरी बहुत ज़्यादा हालत
फाइनेंशियली थोड़ी टाइट है। टाइट वर्ड जो है वो जनरली यूज कर लेते हैं परेशानी के लिए। सो माई फाइनेंसेस आर टाइट दीज डेज, सो आई आस्क देम टू पे फॉर द सर्विसेज एज वेल। मैंने उनसे भी कह दिया। देखो अब ये है, मैंने उनसे भी मांग लिए। यहाँ पे टू, टी डबल वाला टू भी लगा सकते हैं एडिशनल के लिए। सो आई आस्क देम टू पे फॉर द सर्विसेज टू, यानी टू सेंटेंस के हमेशा लास्ट में ही लगता है। सो आई एम गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम, right? My finances are tight, so I ask them to pay for the services too. मैंने उनसे भी कह दिया कि आप भी सर प्लीज पैसे दे दीजिए। और उसके बाद में हुआ क्या? He started disliking me. उन्होंने मुझे पसंद करना छोड़ दिया या गुस्सा हो गए। He got offended. He started disliking me. He felt bad. He became upset. तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं एक एक्सप्रेशन को देने के लिए। वो ऑल्टरनेटिव्स आते कैसे हैं? जब हम बार बार ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन सुनते रहते हैं तो हमें वो आदत में आने लग जाता है। जैसे ही मैंने पैसे मांगे उनके सुर बदल गए। ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। ये मैं सिर्फ सेंटेंस इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए, राइट? सो जैसे ही मैंने पैसे मांगे उनके सुर बदल गए। सो एक एक्चुअल में इस बात को कह सकते हैं इंग्लिश में, द मोमेंट आई आस्क फॉर द मनी। फिर से याद करिए ऊपर वाले सारे ऑल्टरनेटिव्स। द मोमेंट आई आस्क फॉर द मनी, एज सून एज आई आस्क फॉर द मनी, एज आई आस्क फॉर द मनी, देयर टोन चेंज्ड। तो वो ऑल्टरनेटिव्स बार बार ग्रुप में हमें सुनने को मिलते रहते हैं, तो पता चलता रहता है। सो द मोमेंट यानी जैसे ही मांगे, ऑन कॉल चल रही थी, द मोमेंट आई आस्क फॉर द मनी देयर टोन चेंज्ड, राइट? तो द मोमेंट जैसे मैंने कहा उसी पल, राइट? एज सून एज आई आस्क फॉर द मनी देयर टोन चेंज्ड। अब उसी दोनों एक्शंस के साथ होने की बात करूं, एज आई आस्क फॉर द मनी देयर टोन चेंज्ड। आई होप समझ में आ गया होगा कि तीनों इंटरचेंजेबली कैसे कह पा रहे हैं हम। नाउ मुझे पैसे देने के बजाय वो मुझे उपदेश देने लगे। वो आते हैं ना फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कि पैसा बड़ी चीज़ नहीं है, साथ किया जाएगा, आदमी तरक्की कर लेता है तो बदल जाता है, वगैरह वगैरह। वो मोटिवेशनल कोट्स इस प्रकार की, प्रीचिंग भी कहा जा सकता है उसको, प्रीचिंग भी कह सकते हैं, टीचिंग भी कह सकते हैं, एडवाइस भी कहा जा सकता है, जो वो उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मुझे पैसे देने के बजाय वो मुझे उपदेश देने लगे। सी पहले तरीके से आप बोल करके देखिए, इंस्टेड ऑफ पेइंग मी। इंस्टेड पता है बदले में। सो इंस्टेड ऑफ पेइंग मी दे स्टार्टेड गिविंग मी एडवाइस। देखिए दो तरीके के एडवाइस होते हैं। ये एडवाइस है, इसमें अगर एस लगा देंगे तो एडवाइस हो जाएगा। एडवाइस एक वर्ब है, एडवाइस ये कुल मिला करके वी कैन गिव एडवाइस और वी कैन एडवाइज, राइट? एस लगा देंगे तो डोंट एडवाइज मी, राइट? या फिर डोंट गिव मी एडवाइस, ये थोड़ा सा फर्क है। सो इंस्टेड ऑफ पेइंग मी दे स्टार्टेड गिविंग मी एडवाइस। दे पता है मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ? एक्चुअल में सिंगल व्यक्ति के लिए भी हम दे इस्तेमाल कर लेते हैं इंग्लिश में, जब हम ही और शी नहीं कहना चाहते या जेंडर स्पेसिफिक हमें पता ही नहीं है, राइट? मान के चलिए मैंने अपनी वाइफ को कह दिया कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग टुडे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग टुडे, यानी कि मेरा एक दोस्त आ रहा है। अब उनको नहीं पता, इंग्लिश में मैंने कहा है ना वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग टुडे। अब ये नहीं कहा मैंने ही या शी। तो अगर उनको पूछना है वो कब आएगा या आएगी, तो वो कह सकते हैं व्हेन आर दे कमिंग। दे एक सिंगल पर्सन के लिए भी काफी ज्यादा कॉमन है इंग्लिश में, जब आपको जेंडर ना पता हो, राइट? सो इंस्टेड ऑफ पेइंग मी दे स्टार्टेड गिविंग मी एडवाइस, यानी कि इसमें हमें जेंडर का नहीं पता है कि वो ही है या शी है, तो दे कह दिया जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ पेइंग मी दे स्टार्टेड प्रीचिंग टू मी, यानी कि मुझे ये एक बहुत ज़्यादा टेक्निकल फॉर्मल वर्ड कह दिया, उपदेश देने लगे। सो इंस्टेड ऑफ पेइंग मी द मनी दे स्टार्टेड प्रीचिंग टू मी। टू हम यहाँ पर कह रहे हैं, राइट? जैसे एक्सप्लेन, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ना सुन सुन के याद करनी पड़ती हैं। जैसे एक्सप्लेन वर्ड होता है, राइट? मुझे समझाओ। तो अगर मैं ये कहूँगा मुझे समझाओ, तो मैं डायरेक्ट ये नहीं कहूँगा एक्सप्लेन मी, कहूँगा एक्सप्लेन टू मी, राइट? मैं ये कहूँ कि ये सेंटेंस मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस सेंटेंस टू यू। तो एक्चुअली में एक्सप्लेन मी यानी एक्सप्लेन दिस सेंटेंस, तो थोड़ा सा सेंटेंस का मीनिंग ना बदल जाए, उस मैसेज को क्लियर करने के लिए इस प्रकार की ग्रामर कंपलसरी हो जाती है कुछ वर्ड्स के साथ, राइट? सो इंस्टेड ऑफ पेइंग मी द मनी ही स्टार्टेड प्रीचिंग टू मी, वो मुझे उपदेश देने लग गए ना। अब आप ही बताइए, मैं मार्केट में जाके सामान ले लूं। अब यहाँ पे छोटे छोटे पोर्शंस हैं। इस प्रकार की अवस्था में आकर के इंग्लिश बहुत आसान हो जाती है। मुश्किल कब हो जाएगी? जब आप ये वर्ड्स को ट्रांसलेट करेंगे। इसमें पोर्शन समझिए, मैं आपको बहुत इजीली बताऊंगा बड़े बड़े पैराग्राफ बोलते कैसे। अब आप ही बताइए, ये अलग पोर्शन है। मैं मार्केट में जाके सामान ले लूं, अलग पोर्शन है। और दुकानदार को पैसे देने के बजाय उपदेश देने लगूं, ये अलग पोर्शन है। क्या वो मुझे सामान दे देगा?
राइट। तो 4 पोर्शन हमको बोलने हैं। अब आप ही बताइए। अब देखिए ये मैंने जो लिखा हुआ है ऐसा मत समझिएगा इसका ट्रांसलेशन है। कम से कम जितनी बार भी मैं आपको जनरली बताऊं, अगर आपको पोर्शन इंग्लिश आती है ना, ग्रामर आती है, तो जितनी बार भी आप इस बात को बोलेंगे हर बार अलग तरीके से बोलेंगे। इम्पॉसिबल है लगभग इस बात को सेम इसी तरीके से बार बार बोल पाना, क्योंकि पोर्शंस है वो सेम तरीके से बार बार वही व्यक्ति बोलेगा जो रट लेगा, राइट। लेकिन अगर फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे तो सेंटेंसेस बदलेंगे। सो नाउ यू टेल मी, अब आप मुझे बताइए, इफ आई गो टू द मार्केट एंड पिक अप द गुड्स, इफ आई गो टू द मार्केट एंड पिक अप द गुड्स, मैं मॉल में गया, मैंने सामान उठा लिया। सो नाउ यू टेल मी, इफ आई गो टू द मार्केट एंड पिक अप द गुड्स एंड इंस्टेड ऑफ पेइंग मनी, पैसे देने के बजाय स्टार्ट प्रीचिंग टू द शॉपकीपर, विल दे लेट मी टेक द स्टफ अवे, विल दे लेट मी टेक द स्टफ अवे। ये थोड़ा सा नेचुरली इंग्लिश में बिल्कुल बोल दिया है हमने, या फिर कह सकते हैं विल दे लेट मी टेक द स्टफ, राइट। विल दे गिव मी द गुड्स, विल दे गिव मी द स्टफ। तो छोटे छोटे पोर्शन ही हैं। सो नाउ यू टेल मी, इफ आई गो टू द शॉप एंड पिक अप द गुड्स एंड इंस्टेड ऑफ पेइंग देम आई स्टार्ट प्रीचिंग टू देम, विल दे लेट मी टेक द स्टफ अवे, क्या वो मुझे सामान लेने देंगे? एक बार इसको रिपीट करिएगा। देखिए इसमें 4 छोटे छोटे पोर्शंस हैं और आपके लिए क्वेश्चन भी है मेरे पास में, आप लिखिएगा जरूर नाउ। आई होप समझ में आ गया होगा इसमें जो भी ग्रामर वगैरह हमने यूज करी है। नाउ अब आप मुझे बताओ, अब एक आप चीज आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ, वो आपको इंसिडेंट बताना है, राइट। जब आपको किसी ने एहसास कराया हो कि दोस्ती जैसा कुछ नहीं होता, आपको तभी तक पसंद करते हैं लोग जब तक आपसे उनका फायदा होता है। इस प्रकार के सेंटेंस में होता क्या है ना कि हम बहुत सारे आपसे उनका फायदा होता है, इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलते हैं, वो हिंदी का वर्ड ऑर्डर है। तो इसको ट्रांसलेशन ना करके आप इन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए सेंटेंस को कौन सा बोला जाएगा जनरली, वो चीजें सीखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, इजी रहेगा बोलना। आपसे उनका जब तक आपसे उनका फायदा होता है, ये हमने सबसे पहला सेंटेंस बोला था। ट्राई टू रिमेंबर, याद करने की कोशिश करिए। सो एज लॉन्ग एज यू आर यूजफुल टू देम, जब तक आपसे उनका फायदा होता है। तो शब्दों को बदल के उस सिचुएशन से उस सेंटेंस को कनेक्ट करें, वर्ड्स को कनेक्ट करें कि उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स कौन से यूज हुए थे। तो आप मुझे बताओ, आपको बताना है। मैं इस सेंटेंस को एक क्वेश्चन इंग्लिश में करता हूं आपसे। सर नाउ आई वांट यू टू शेयर एन इंसिडेंट विद मी, आई वांट यू, मैं आपसे कुछ चाहता हूं, आई वांट यू टू शेयर एन इंसिडेंट विद अस वेयर someone might have made you feel, किसी ने आपको एहसास कराया हो, महसूस कराया हो, someone might have made you feel that there is nothing such thing as friendship। देखिए छोटी छोटी ग्रामर पे बड़ा गौर दीजिएगा। there is nothing such thing as friendship, यानी फ्रेंडशिप जैसा कुछ नहीं होता है। people only like you as long as you are useful to them। तो एक बार मैं दोबारा आपसे पूछता हूँ, right? so now I want you to share with us where someone might have made you feel that there is no such thing as friendship, people only like you as long as you are useful to them। तो आप कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट याद करिए जब आपको सच में किसी ने एहसास कराया या लगा हो कि नहीं यार फ्रेंडशिप जैसा कुछ नहीं होता। तो 7-8 सेंटेंसेस लिखने की कोशिश करिएगा। हम हर कमेंट को पढ़ते हैं, आपकी मैं स्टोरी को पढ़ूंगा और सेंटेंसेस अगर ठीक करने लायक होंगे तो हम उनको करेक्ट कर देंगे और बता देंगे कि किस एरिया में काम करने की ज़रूरत है और किस प्रकार की गलतियां हो रही हैं, और सजेशन भी देने की कोशिश करेंगे, राइट। तो थोड़ा सा टेक सम टाइम टू राइट द कमेंट, लिखिएगा ज़रूर और प्रैक्टिस करते रहें। बाय।